सर 2023 के चुनाव में क्या मैडम को साथ लेकर चलना आलाकमान की एक बहुत बड़ी मजबूरी है? मजबूरी नहीं होती है, पॉलिटिकल एडजस्टमेंट होता है, पॉलिटिकल मैनेजमेंट होता है, पॉलिटिकल रिक्वायरमेंट होती है। कर्नाटक में थे ना येदियुरप्पा, लोग कहते हैं मजबूरी है, साथ आके खड़े हो गए। एक झटके में अमित शाह ने सारे खेल को बदल दिया। वहाँ पे जो है आज पूरी तौर पे येदियुरप्पा जो है साथ खड़े हुए हैं इनके। अमित शाह चले गए कर्नाटक, उनके घर चले गए, कहा भी खिलाओ ढोकला, खिलाओ समोसा कचौरी नाश्ता जो है। तो बाहर खड़े हुए थे खुद येदियुरप्पा और उनका लड़का विजेंद्र वहाँ पे जो है माला लेकर के, बुके लेकर के। तो अमित शाह ने कोशिश वो पकड़ा उनके हाथ से, पिताजी के हाथ से, तो उन्हें इशारा किया कि नहीं इनके हाथ से। तो अमित शाह ने कहा ठीक है भाई, फ्लेक्सिबल आदमी है। तो उन्होंने पकड़ा बेटे के हाथ से, फिर इनके हाथ से पकड़ा, फिर उसको पीठ को थपथपाया एंड गेम इज ओवर। ये रास्ता में किस दिन हो जाएगा यहाँ, आप समझते हैं ना। तो मजबूरी नहीं होती, पॉलिटिकल कंपल्शन उसके हिसाब से होता है। दूसरी बात क्या है वसुंधरा राजे के केस में कि 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, खुद वो नॉलेजेबल हैं एंड शी इज़ द टॉलेस्ट लीडर अमंग ऑल एट द मोमेंट एज फार एज क्राउड पुलिंग इज कंसर्न। इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं ना, सारे सर्वे उनके फेवर में जाते आते हैं। और दूसरी बात क्या है कि वो जो पॉपुलर लीडर हैं उसके किले को ध्वस्त करके आप चुनाव जीतने की अगर जाएंगे तो ऐसा नहीं होगा, आप चुनाव नहीं जीत सकते। और चुनाव हारने की अगर संभावना भी है केवल 25 सीटों के, आप नहीं उस संभावना को लोगे, आप श्योर करना चाहोगे। और मैडम के खिलाफ चाहे कितनी फाइलें हो, कितने फ़ोन टेप हों, कुछ भी हो, आज स्थिति ऐसी नहीं है कि आप उनको लेके किसी को पनिश करने या उस प्रताड़ना की ओर बढ़ो। आज जो है आज समय ऐसा, सबको साथ लेके चलो। और जिसे कहना चाहिए पॉलिटिकल इशू है ये मैडम, तो पॉलिटिकल इश्यूज़ का सोल्यूशन पॉलिटिकल तरीके से ही होता है, और तरीक़ों से नहीं होता। और इसके अमित शाह मोदी मास्टर हैं खुद। अभी कर्नाटक से उल्टा दिया उन्होंने एक तरह से, अब देखिए राशन का नंबर कब आता है, तो सोल्यूशन निकलेंगे इसके। और कोई किसी की, और रही बात मजबूरी की, नरेंद्र मोदी अमित शाह के जीवन में कोई मजबूरी नहीं है। सारी बातें अगर फेल हो गई, उनके मन में एक दिन आ गया तो क्या करेंगे, 25 मीटिंग तो नरेंद्र मोदी करेंगे आकर के, हर मीटिंग में 1 लाख लोग होंगे, 60,000 लोग होंगे, ठीक है ना। सेकंड उसके टक्कर की मीटिंग करेंगे, अमित शाह मीटिंग करेंगे। अमित शाह मोदी 30-35 मीटिंग कर देंगे तो खेल की बदल सकते हैं। उनका मानना ये है हमें फिर कोई नहीं चाहिए, हमें ना गजेंद्र सिंह चाहिए, ना मैडम चाहिए, ना कोई भी नहीं चाहिए भैया, ना ओम माथुर चाहिए, हमें कोई नहीं चाहिए। हम अपने बूते जाएंगे, जैसे गुजरात में गए थे हम, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में गए थे हम, रास्ते में पताका फहराएंगे। ये उनका दावा है, उनका मानना है, ऐसा है। लेकिन बेटर है सभी लोग मान जाओ, झगड़े खत्म करो, शांति से चलो, अपना चुनाव जीतो, आगे बढ़ो। सर एक वर्ग में अभी भी बहुत उत्सुकता बनी हुई है, क्योंकि ये तो तय है 2023 के चुनाव में चेहरा तो प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पे ही लड़ा जाएगा। हाँ। दूसरा है कि अमित शाह की स्ट्रैटेजी होगी, जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनकी सक्रियता होगी। लेकिन वसुंधरा राजे के रोल के बारे में आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि उनके जो समर्थक हैं उसको लेकर, और उनके समर्थक जो नहीं है, राजस्थान के तमाम लोग चाहे कांग्रेस हो बीजेपी हो, सब उत्सुक है ये जानने में कि वसुंधरा राजे का रोल क्या रहेगा। उनका रोल वही होगा जो बड़े भाजपा लीडर का होगा। वो जाएंगी भगवा के लिए, वोट मांगेगी, नरेंद्र मोदी के चेहरे पे वोट मांगेगी वसुंधरा राजे, चाहे वो घोषित तौर पे खुद नॉमिनी बन जाए तब भी वोट नरेंद्र मोदी के चेहरे पे मांगा जाएगा। वो जो है वो सबको लीड करेंगी पार्टी को, और सब कार्यकर्ता उनके आसपास के जो भी लोग हैं, चाहे शोक प्रणामी यूनुस खान है, मन में कुछ ही सोचते हो, एक लाइन में चलेंगे, आगे मैडम पीछे, सब सेना चलेगी इनकी सारी पूरी जो है। और एक बात और जान लीजिए, मैडम का हृदय परिवर्तन हो चुका है। मैडम के स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग में वैचारिक स्तर पर बहुत परिवर्तन आ गया, समय के साथ साथ आता है। देखिए कि लोगों ने भर दिया था दिल्ली वालों के साथ, तो कन्फ्रंटेशन है, सुनेंगे नहीं किसी की, ये तो डिक्टेटर हैं। तो उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा जाकर के दिल्ली में हर रेलिवेंट क्वार्टर पे कि भैया मैं वही करूंगी जो आप कहोगे, सब कुछ करूंगी। ये मन में ऐसा ख्याल मत रखिए, मैं कांग्रेस में नहीं हूँ, बीजेपी में हूँ, विजय राजे की बेटी हूँ, जिन्होंने पार्टी को बनाया है, ऐसा नहीं है ये। तो थोड़ा सा पॉजिटिव माहौल इस तरह से बना, कुछ लोगों ने, जेपी नड्डा वगैरह ने कोई मदद की होगी इस तरह से करने के लिए जो है। और फिर उन्होंने यहाँ तक कह दिया, एक दिन अमित शाह का जिक्र आ रहा था कोई बात का, तो ये बात उन्होंने अमित शाह को भी कन्वे की होगी कि मैं तो आपके सबके साथ हूँ, मैं आपके डिस्पोजल पे, जिसे हम कहते हैं कि आपकी कमांड पे हूँ, आपकी कॉल पे हूँ, आप बताइए मुझे। तो मजाक में उन्होंने किसी से कहा उन्होंने कि ठीक है भाई, अगर अमित शाह की तबीयत ठीक है तो अपनी भी ठीक है, ठीक है, और अगर देवता ने लड्डू खा लिया है तो अपना भोग लग गया है। ये है वसुंधरा राजे का परिवर्तित रूप। तो शी स्टिल इज ए स्ट्रॉन्ग कंटेंडर, ऑल सेड एंड डन। तो रोल रहेगा, अच्छा रोल रहेगा। आमतौर पर सर उनको लो प्रोफाइल तरीके से देखा गया है अभी तक। 2 बार वो मोदी कार्यकाल में सांसद रहे, लेकिन बहुत लो प्रोफाइल, सबसे बात करना, मुस्कुराते हुए बात करना, और इनके लिए ये भी कहा जाता है कि साइलेंट वर्कर है, इसलिए वन ऑफ द चॉइस भी रहे। लेकिन सर अमित शाह से वो हाल ही में मिले अभी, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज में एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस था।
उसको कैसे देखते ये कार्यकर्ता का स्वाभिमान है, ये कार्यकर्ता का आत्मविश्वास है, और नेचुरली अमित शाह से मिलना और फिर अमित शाह का मुस्कुरा के मिलना, इस देश में दो दुर्लभ चित्र हैं। एक तो नरेंद्र मोदी किसी से मुस्कुरा के मिले, एक अमित शाह मुस्कुरा के मिले। वो उसके जीवन भर का चित्र होता है किसी के जीवन में, अगर ऐसा है तो। मैंने फोटो देखा तो अमित शाह मुस्कुरा रहे हैं, जितना वो मुस्कुरा रहे हैं उससे 1 इंच ज़्यादा अमित शाह मुस्कुरा रहे हैं, तो जीवन गदगद है उसका आज के परिवेश में टोटल जो है। तो इसलिए उनकी बॉडी लैंग्वेज वैसी रही और एक आत्मविश्वास आता है झलकते आदमी के अंदर। वो चित्र मुझे तो अच्छा लगा। सर, अब सीपी जोशी तो प्रदेश अध्यक्ष बन गए, लेकिन लगता है कि बीजेपी कुछ और भी घोषणाएं करने वाली है, जिसमें सबसे प्रमुख इंतजार हो रहा है चुनाव प्रभारी का। तो इसको आप कैसे देखते हैं, कौन कौन हो सकते हैं वो चेहरे? चुनाव प्रभारी में देखिए, मैंने पिछले दिनों सुना था कि एक तो बात चल रही है अभी आपके अनुराग ठाकुर की, धर्मेंद्र प्रधान की बात चल रही है बनने की, और एक जो डार्क हॉर्स बात चल रही है वो CR पाटिल की चल रही है। CR पाटिल अगर आ जाते हैं तो अशोक गहलोत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा, वो जो अभी तक बीजेपी से उनको नहीं है उस तरह से जो है। वो क्या बहुत क्रांतिकारी व्यक्ति हैं, वन मैन आर्मी है वो भी एक तरह से। पिछला चुनाव जो गुजरात का हो तो मुझे किस्सा ध्यान है, मैं गुजरात गया था, उनसे मिला भी था वहाँ पे। तो उन्होंने दावा किया था कि 150 सीट आएंगी, और उन्होंने कहा था 100 सीट अगर आएंगी तो मैं संन्यास ले लूँगा, और 150 आएंगे तो संन्यास ले लूँगा, 100 से कम आएंगी तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। उनके घर में चिंता हुई, लोगों को क्या अनाउंस कर दिया उन्होंने। लेकिन जो चुनाव हुआ वो लगे चुनाव में, मोदी जी ने पूछा एक बार, क्यों भाई क्या आकलन है? उनका साहब मैं लाऊंगा 150 सीट। तो उनका ठीक है करो। उनका साहब मुझे आपसे एक छूट चाहिए। कि क्या चाहिए? कि आप आते हैं बार बार प्रोटोकॉल में एयरपोर्ट जाना पड़ता है, मेरा समय ख़राब होता है, मुझे इससे छूट दे दीजिए प्रोटोकॉल की आप जो है। तो उन्होंने कहा ठीक है छूट है तुमको। प्रोटोकॉल में नहीं गए वो जो है। अब 150 सीट एक्चुअल में आ गई। तो मोदी जी ने फ़ोन किया, इतना ही कहा बधाई हो, उनके जीवन का लक्ष्य पूरा हो गया जो है। तो वो क्या है कि प्रतिज्ञा करवाते हैं, संकल्प करवाते हैं कार्यकर्ताओं से कि संकल्प करो कि मैं जीतने के लिए ही आया हूँ। दैट वे जो है ये उनका इस तरह का रहता है। यहाँ भी अगर आ गए वो तो लाखों लोगों से संकल्प करवाएंगे। तो वो तो एक अलग तरह की फोर्स है और ऊपर से फ्री हैंड है। तो यहाँ के जो बीजेपी के चुनाव की इक्वेशन है वो सारी बदल जाएगी CR पाटिल आते हैं तो। आप देखिए जिस दिन चुनाव जीते वो, तो उस दिन पहली दफ़ा वो 8 घंटे सोए। ये मुझे किस्सा उनके करीब ने बताया, एक ने जो है, उनकी वाइफ ने फ़ोन किया वहाँ से गुजरात से दिल्ली में, उठे नहीं फ़ोन। 5-6 बजे नॉर्मली उठ जाते हैं वो, उठे नहीं, चिंता हुई उनको। तो 8 बजे फ़ोन उठा। तो पति पत्नी रिश्ता होता है लड़ने का भी होता है। तो लड़ी उनसे कि तुम कहाँ थे। औरतों की स्वाभाविक प्रतिक्रिया, आदमी नहीं मिले तो पहला सवाल ही होता है शक के घेरे में कि कहाँ थे, कि कहाँ थे। उनका मैं सो रहा था। उनका मैं नहीं मानती, पति पत्नी की भाषा में झूठ बोलते हो आप, मैं नहीं मानती। उनका मैं सो रहा था, उनका पहली बार सोए 8 घंटे सोए। उनका मैं जीत के आया हूँ, मोदी जी का आशीर्वाद है। 35 मिनट के भाषण में उन्होंने 11 मिनट मेरी तारीफ की। मेरे जीवन से बड़ा दिन क्या हो सकता है। तो उनका ठीक है मैंने मोदक के लड्डू बनाए हैं। तो उनके वाइफ ने मोदक के लड्डू भेजे, उन्होंने खाए और गदगद हैं वो। तो CR पाटिल सबसे सीरियस कंटेंडर हो सकते हैं यहाँ अगर वो बन जाते हैं तो। लेकिन सर गुलाब चंद कटारिया का जब जिक्र आया तो आपसे समझना चाहेंगे कि गुलाब चंद कटारिया क्योंकि गुवाहाटी के राजभवन अब चले गए हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं मेवाड़ में अब वैक्यूम, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि पॉलिटिकल वैक्यूम बना है, तो क्या इसे CP जोशी भर पाएंगे? देखिए वैक्यूम तो राजनीति में बेसिकली क्या होता है, नो वन इज इंडिस्पेंसिबल, स्पेशली अंडर मोदी एंड शाह रूल, नो बडी इज एब्सोल्युटली इंडिस्पेंसिबल। लेकिन चेहरे पे जो फेस वैल्यू पे दिखता है तो आप ये कह सकते हैं कि उसके बाद में कोशिश की गई थी किरण माहेश्वरी को एज एन अल्टरनेटिव टू कटारिया डेवलप करने की, और बेचारी चली गई, वो बात वहीं रह गई जो है। और उसके बाद में कोई लीडर हैं तो CP हैं, थोड़ा राजसमंद जाते हैं तो दिया कुमारी है। लेकिन दिया कुमारी को खांटी मेवाड़ नहीं मानते, जयपुर मानते हैं, सब मानते हैं, स्वयं माधोपुर लड़ लेती हैं। तो वो क्या है, ऑल यूनिवर्सल चेहरा टाइप है एक तरह से है। तो CP हैं, कनकमल कटारा हैं, एक तो श्रीचंद कृपलानी जरूर हैं, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षा भी ऐसा कोई नहीं है कि संभाग का मैं लीडरशिप करूँ। और निम्बाड़ा में खुश रहते हैं, दैट वे जो है। और उनकी मोदी से भी डायरेक्ट है। वो कई बार पहले जब आते थे मोदी से मिलते थे, मोदी जी ढूंढते थे उनको, व्यंग करते थे, अरे वो लंबू कहाँ, उसको बुलाओ जो है। तो उसकी एक्सेस है, लेकिन वो जो आपने कहा ना लीडरशिप मेवाड़ की है वो CP के हाथ ही रहेगी। सर 2 सवाल है मेरे। पहला सवाल ये, क्योंकि पूनिया के हटने के बाद अगर राजस्थान बीजेपी की बात करें, जाट लीडरशिप किसके हाथ में होगी? दूसरा ये, हालांकि आपने कहा कि फेयरवेल नहीं है उनका, राजनीतिक भविष्य क्या देखते हैं? देखिए जाट लीडरशिप का सवाल है, वो तो हाईकमान तय करता है ब्रॉडली। लेकिन अभी कहना चाहिए टॉलेस्ट लीडर अभी सतीश पूनिया ही है। नेक्स्ट उनके आप मान लीजिए कि राहुल कस्वा हैं या कैलाश चौधरी हैं,
तो स्टेचर उन सब में सतीश पूनिया के नहीं है। अब पीपी चौधरी वगैरह हैं, थोड़ा मान लिए तो कहते हैं हमारे पूर्वज राजपूत थे, लेकिन वो क्लेम उस तरह का बनता नहीं है। तो राजपूत लीडरशिप वैसे तो क्या है कि भाजपा की राजनीति में और जो आला कमान की राजनीति है उसमें किसी के पास कोई लीडरशिप नहीं होती। सारी लीडरशिप दो व्यक्तियों में है, नरेंद्र मोदी, अमित शाह। लेकिन मन को समझाने के लिए ख्याल अच्छा रहता है कि यार ठीक है, जाट कोटे में हम लोग हैं, जाट लीडरशिप है, तो आप कह सकते हैं पूनिया के हाथ में रहेगी। और रही बात भविष्य की, भविष्य से सतीश पूनिया का भविष्य उज्जवल है, उसमें कोई इशू नहीं है। अभी उनका रिहेबिलिटेशन हो जाएगा जल्दी ही। या तो देखिए वो ऐसी चर्चा चल रही है कि राजेंद्र राठौड़ के नीचे उनको जो है लीडर उपनेता प्रतिपक्ष जो है उनको बना दिया जाए। इस पर भी एक विवाद है। सतीश पूनिया के जो कुछ समर्थक हैं संघ परिवार में, वो कहते हैं ये ठीक नहीं है, सीनियर आदमी, पार्टी प्रेसिडेंट रहा है, उनके नीचे कैसे काम करेगा। लेकिन मुझे लगता है ऐसा है कि अभी संतोष भी आए हैं आज यहाँ पे, सब लोग मौजूद हैं उसमें, अरुण सिंह भी मौजूद हैं, सीपी भी मौजूद हैं वहाँ पे, निम्बा राम भी यहाँ बैठे हुए हैं। और दो को मैंने सुना है कि विधायक दल की बैठक है यहाँ पे, तो राजेंद्र राठौड़ को भी विद ऑल प्रोबेबिलिटी शायद नेता चुन लिया जाएगा, ऐसा लग रहा है। दैट वे जो है तो भविष्य उज्जवल है। उसको कहीं ना कहीं इनको जॉब मिलेगा आगे, कहीं सह प्रभारी बना देंगे सतीश पूनिया, किसी राज्य में लगा देंगे, नड्डा की टीम में लगा देंगे वो। और जब सरकार अगर बीजेपी की बनती है यहाँ, तो विल बी एन इंपॉर्टेंट मिनिस्टर विद एनी पोर्टफोलियो जो है। सर, एक बात की तरफ जो आप बार बार इशारा कर रहे हैं, मैं उसको सवाल में पिरो देती हूँ। क्या आपको ये लगता है कि वसुंधरा राजे क्या शब्द है, मैं सवाल में पिरो देती हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। आपको लगता है कि वसुंधरा राजे, गजेंद्र सिंह शेखावत, अश्विनी वैष्णव जिस रेस में है मुख्यमंत्री की, उसमें सीपी जोशी भी है? 100% है रेस के अंदर। हालांकि ऐसा लगता नहीं है, मतलब क्योंकि अध्यक्ष बनाया है, लेकिन अध्यक्ष से अगली जो पादान होती है वो मुख्यमंत्री होती है। वसुंधरा राजे अध्यक्ष थी तो बाद में मुख्यमंत्री बनी, मतलब रूल्ड आउट नहीं है, आप ये मान लीजिए, स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। बाकी आगे भाग्य और फिर मोदी अमित शाह का फैसला। लेकिन इसमें क्योंकि आपने 3 नाम लिए, इसमें फिर भी आपको अगर मैं स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट पूछूं तो आपको क्या लगता है कि कौन होगा? कौन कौन 3 में आप बता रहे हैं? मैंने पूछा वसुंधरा राजे, गजेंद्र सिंह शेखावत, अश्विनी वैष्णव। देखिए, वसुंधरा राजे का मामला तो सील्ड कवर में है, आप यूँ मान लीजिए, कहते हैं ना कई दफे सील्ड कवर में है, परिणाम पता लगेगा बाद में, वो पता लग जाएगा थोड़े दिन में आपको जो है। और बाकी 2 जो हैं, 2 के अंदर मुझे, इन 2 के अंदर तो मुझे गजेंद्र सिंह ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगते हैं, क्योंकि 3 साल तक पार्टी ने ग्रूम किया है उनको, और ये भी नए नए आए हैं पार्टी चीफ में, तो मुझे इन 2 में तो वो ज़्यादा दिखते हैं। 2 तरह की बातें होती है, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी। कांग्रेस के अंदर पायलट कैंप या सचिन पायलट चाहते हैं मुख्यमंत्री बने, लंबे समय से डिमांड है। भारतीय जनता पार्टी वसुंधरा राजे कैंप को लेकर यही बात आती है, उनके सीएम प्रोजेक्शन की बात आती है। तो क्या लगता है कि बीजेपी का आलाकमान और मैडम के बीच क्या कोई विकल्प खुले रहेंगे, कोई रास्ता दूसरा और कोई नतीजे निकलेंगे? निश्चित तौर पर चलेंगे। इसका एक कारण ये भी है कि मैडम के जो 3 मुख्य सलाहकार हैं, अशोक परनामी, यूनुस खान, राजपाल सिंह शेखावत, ये लोग भी अब क्या कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं। जो लोग इनको भी कान में आके कहते थे कि साहब मैडम को ये कहो, मैडम को ये, उनको अपने टिकट लेना था लोगों को, दैट वे जो है। इन्होंने भी कहा कि अभी अपने को बात बनाने की ओर करना है मैडम, क्योंकि सबको अपना भविष्य भी दिखता है ना एक तरह से जो है। विकल्प तो देखिए ऐसा है, आला कमान की अंतिम क्षण तक ये कोशिश रहेगी कि मैडम राजी माने, राजी खुशी से प्रचार करने हैं, उत्साह के साथ प्रचार करने हैं, दबाव में तो कोई भी आ जाता है, दैट वे जो है। विकल्प तो पहले मैंने सुना उनको दिया गया था उपराष्ट्रपति का, उन्होंने नहीं माना, ठीक है। फिर उनको ये दिया गया राज्यपाल का, गवर्नर का, कहीं का, महाराष्ट्र वगैरह सुना मैंने कि वो उन्होंने नहीं माना। अब मैंने सुना है कि जो जिसे कहना चाहिए कि एक बड़ा प्रस्ताव उनके पास है अभी। मैडम जब प्राइम मिनिस्टर से मिलेंगी तो हो सकता है शायद वो कहें कि अमित शाह जी से मिल लीजिए, जैसे नॉर्मली होता है वहाँ पे जो है। वो बड़ा प्रस्ताव, कुछ लोगों का कहना है कि मैडम ना नहीं कह पाएंगी, बट इट विल बी अदर देन द चीफ मिनिस्टर जो है। अब देखने की बात यह है कि वो प्रस्ताव क्या है, ऐसा लुक्रेटिव प्रस्ताव क्या है जिसमें लोगों का दावा है कि वो ना नहीं कह पाएंगी, एक तो। और दूसरा क्या है, मैडम भी क्या है ना, टू द पॉइंट है। एक तो होता है आदमी अपनी बात को पकड़ता है, जैसे पायलट ने पकड़ रखा है, मैं तो चीफ मिनिस्टर ही बनूंगा, कुछ नहीं बनूंगा इसके अलावा, ठीक है, हर आदमी का अपना अधिकार है। और ग्राउंड रियलिटी आज जो है तो आप देख रहे हैं, आज सरकार 5 साल पूरे कर रही है, अशोक गहलोत हैं वहाँ पे, दैट वे जो है। तो इनका इस तरह से क्या है मैडम का भी कि भाई आप मुझे बना रहे हो कि नहीं। मैडम जो भी बात करेंगे, जो भी डील होगी एलानिया होगी, चुप हिपोक्रेसी में कुछ नहीं होगा मैडम और आला कमान के बीच में, क्लैरिटी होगी। वो नहीं बनाएंगे तो फिर मैडम से समझौता और नहीं भी होगा तो हाथ जोड़ के आ जाएंगे, कहेंगे अच्छा ठीक है मैं पार्टी के लिए काम करूँगी, और फिर वो पार्टी के लिए काम करेंगी। तो विकल्प तो हैं, लेट्स सी। मैंने सुना है कि 15-20 दिन बाद मैडम के बारे में शायद कोई फैसला हो। एक प्रस्ताव ये माना जा रहा है कि उनको कैंपेन कमेटी का इंचार्ज बना दिया जाए,
लेकिन उनका पहला सवाल ये होगा कि मेरा भविष्य क्या है। ये तो कैंपेन कमेटी तो खत्म हो जाएगी दिसंबर में, तो ऐसा कोई न कोई ठोस उनके साथ में प्रस्ताव, ठोस अंडरस्टैंडिंग आला कमान करेगा और निश्चित तौर पे करेगा। तो विकल्प खुले हैं। ये तो कहा जाता है ना सर कि वसुंधरा राजे जमीनी नेता है, तो जमीनी नेता के हिसाब से हाँ। क्या विकल्प होना चाहिए? नहीं, वकील तो वो तो मांग रही है चीफ मिनिस्टर, छिपाने की क्या बात है, वो तो मांग रही हैं। अब वो दिल्ली वाले उनको कैसे कन्विंस करते हैं, मैडम दिस इज नॉट पॉसिबल, ये विकल्प है, आप हमारी बात मानिए। और बच्चे का तो भविष्य साथ में है ना, खुद का भविष्य साथ में, दुष्यंत का भविष्य जुड़ा हुआ है साथ में, देखिए ये तो मान के चलिए। तो मैं तो होपफुल हूँ कि कोई न कोई सम्मानजनक इसका हल निकलेगा। सर आपने चैलेंज का जिक्र किया, तो अगला सवाल मेरा इसी से जुड़ा हुआ है कि 2023 के चुनाव में क्या नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए एक बड़ा थ्रेट या यूं कहें कि बड़ी चुनौती के तौर पर अशोक गहलोत हो सकते हैं? 100% है, वो तो खुद मानते हैं। उन लोगों की खासियत क्या है, वो अंधेरे में नहीं रहते, वो आईबी और सरकारी एजेंसियों पे फीडबैक पर डिपेंड नहीं करते, उनका अपना पैरेलल सूचना तंत्र है, उससे सूचना आती है उनको ग्राउंड। इसलिए क्या होता है, ग्राउंड रियलिटी के हिसाब से अपने फैसले बदल देते हैं, यू टर्न भी ले लेते हैं। बड़प्पन है ये। किसान आंदोलन में क्या हुआ, किसान कानून में यू टर्न ले लिया ना, उनको लगा कि यार ये नहीं बैठेगा, दैट वे जो है, तो उन्होंने कर लिया। वो वसुंधरा राजे का केस इसने लगा कि यार नहीं बैठेगा बिना इसके, चलो भाई आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, चलो साथ, जो है जिसे कहते हैं थ्रेट जो है, तो वो महसूस करते हैं। अभी 6 महीने पहले जो है, आप ये देखिए कि यहाँ पे अमित शाह जी आए थे जयपुर में गृह मंत्री के नाते, और बैठक ली थी उन्होंने उत्तरी राज्यों की सबकी। उसके बाद बैठक खत्म हुई, रामबाग में तो पार्टी ऑफिस आ गए, बैठे तो राजेंद्र राठौड़ ऐसे जैसे हैं एग्रेसिव लीडर, उनका आगे हम अशोक गहलोत सरकार का ये कर देंगे, वो हम आंदोलन चलाएंगे। उनका भैया रहने दो, बैठ जाओ, जो है आप कुछ नहीं कर सकते। वो समझदार आदमी है, वो स्टेट के इंटरेस्ट की बात करता है, उसको नहीं पार पाओगे आप, तुम लोग जो है कुछ और सोचो, जो है तो खुद मानते हैं वो ठीक है। अशोक गहलोत हमला करते हैं पॉलिटिकली, वो भी हमला करते हैं। आपने देखा वो प्राइम मिनिस्टर अशोक गहलोत के बीच में एक है ना तालमेल, एक वेवलेंथ है ना दोनों के बीच में। तो अमित शाह भी मानते हैं कि ये सीरियस थ्रेट है अशोक गहलोत, सीरियसली। इसीलिए तो वो बार बार ये कोशिश कर रहे हैं। आज ब्राह्मण चेहरा लाए हैं, अब मैडम फैक्टर को डील करेंगे, और कोई दाएं बाएं हैं तो उनको समेटेंगे, अलायंसेस देखेंगे, फिर ये देखेंगे यहाँ किसको खड़ा करना है, किसको खड़ा नहीं करना, कौन वोट काटेगा, कौन वोट जिताएगा, इन सबको। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि वो दोनों अशोक गहलोत के इसको एक सीरियस, भाजपा के इस चुनाव में एक सीरियस चैलेंज मानते हैं। और सर इसी सवाल के साथ चर्चा की मैं शुरुआत करूंगी, क्योंकि चुनावी वर्ष है, राजस्थान की बात हो रही है, तो ऐसे में बीजेपी ने सीपी जोशी को उनकी जो ताजपोशी की है उसके मायने क्या है? इसका पहला मायना तो ये है कि अब राजस्थान डायरेक्टली दिल्ली के कंट्रोल में रहेगा, और सारे बड़े फैसले राजस्थान भाजपा के अब दिल्ली से होंगे। इसकी शुरुआत उसी दिन हो गई थी जिस दिन दिल्ली में राजस्थान बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक जयपुर में नहीं होकर दिल्ली में हुई थी। इसका दूसरा मैसेज ये है कि काफ़ी लंबे समय से मोदी और अमित शाह को एक बड़े ब्राह्मण चेहरे की तलाश थी, सेकंड जनरेशन यंग चेहरा जो अगले 25-30 साल तक राज कर सके, राजनीति में सक्रिय रह सके। अब वो सारी खोज आके सीमित हो गई है सीपी जोशी पे, ब्राह्मण चेहरा उनको मिल गया है। यूँ कहिए कि राजस्थान की भाजपा राजनीति में जब भी कभी ब्राह्मण मुख्यमंत्री बना तो पहली दावेदारी हमेशा आपको सीपी जोशी की दिखाई देगी। तो सर क्या 13 मई को बेंगलुरु में भगवा लहराएगा? भाई मुझे तो पता नहीं क्यों एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंट मैं इन लोगों के बारे में रहता हूं, क्योंकि दे आर डेडली कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलिटिक्स। नरेंद्र मोदी अमित शाह इज ए डेडली कॉम्बिनेशन ऑफ विनिंग इलेक्शंस। ये कोई चुनाव हारते ही नहीं है। एक हो गया हिमाचल का ज़रूर एक्सेप्शन हो गया, और ये हर चुनाव ऐसे लड़ते हैं, जीवन का आखिरी चुनाव है, आज आखिरी रात है, तो पता नहीं क्यों मुझे लगा फिर जीत भी जाएगा, दाएं बाएं 10-20 लोग फिर इधर उधर आ जाएंगे। कर्नाटक में क्या था, आ गए थे, गोवा में आ गए थे, और पता नहीं कहाँ कहाँ त्रिपुरा में कहाँ कहाँ आ गए थे। तो वो जो टेंडेंसी है कांग्रेस के गुटों की आपस में लड़ना और फिर बीजेपी के झंडे तले बैठ जाना जा करके, वो वहाँ भी रूल्ड आउट नहीं है। अब आप देखिए वहाँ पे जो कुमार स्वामी देवगौड़ा की पार्टी है, तो था कांग्रेस और वो मिल के चलेंगे। अब कल ऐसा हुआ कि उसने आगे बढ़ के ये कह दिया कुमार स्वामी ने कि मैं तो अलायंस नहीं करूँगा कांग्रेस के साथ, देवगौड़ा के इसके खड़गे के साथ। खड़गे भूमिपुत्र है ना वहाँ के, उनका होम स्टेट है जो है, मैं तो नहीं करूँगा ये। तो इमीडिएटली शिव कुमार ने और सिद्धारमैया जो कांग्रेस के लीडर हैं, उन्होंने कहा पता तो लगाओ इसको फ़ोन किसने किया था कुमार स्वामी को, अलायंस को ऑफर किसने दिया था, हमने ऑफर ही नहीं दिया। तो जहाँ ऐसी एरोगेंस है चुनाव से पहले ही एलाइज में बिटवीन, ठीक है ना, तो बीजेपी जीतेगी फिर। और ऐसे लोग जीत भी जाएंगे तो शाम को पाला पलट लेंगे आकर के, कोई 1/3 हो जाएगा, बिना 1/3 का या कुछ और हो जाएगा ये। तो भाई एक ही बात है, अगर तो एबीपी का सर्वे सही निकल गया तो देखो बात अलग है।
तो 6-8 महीने सरकार चलेगी, ठीक है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि इतना गैप नहीं होगा और अल्टीमेट सरकार तो पता नहीं क्यों, मतलब मैं ऐसा मानता हूँ कि 51% चांस मुझे तो भी बीजेपी वाले कैसे न कैसे करके बनाएंगे सरकार, और बाकी एनीबडीज गेस। ये तो राजनीति। एक और सवाल बहुत महत्वपूर्ण है सर कि क्या दिल्ली के स्टेज पर गजेंद्र सिंह शेखावत को भी प्रदेश अध्यक्ष बनाने को लेकर चर्चा हुई थी? बिल्कुल हुई थी, मुझे तो ऐसा लगा। 15 दिन पहले हमने एक पट्टी भी शायद चली थी हमारे चैनल पे कि उनके नाम पे गंभीरता से विचार हो रहा है, तो मुझे इसलिए थोड़ा सा सही लगा था उसमें 15-20 दिन पहले कि उनकी एक बहुत इच्छा है, पुरानी तमन्ना है गजेंद्र सिंह शेखावत की, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे यहाँ पे जो है। अभी आदित्य ने पट्टी चला दी एक दिन पहले, ये तो खबरों में घुसी रहती है ना, तो इसको पता लगा होगा दिल्ली में जो है कि गजेंद्र सिंह शेखावत होंगे अध्यक्ष। तो मैडम का राय था वसुंधरा राजे का, उनको शायद सूट नहीं करता होगा, अपने पॉलिटिकल इक्वेशंस होते हैं जो है। हालांकि टिकट तो उसमें मैडम ने दिए थे सबको, गजेंद्र सिंह का टिकट भी मैडम ने दिया था। यहाँ जो श्री क्षत्रिय युवक समाज है, संघ है, तो उसके जो इंचार्ज हैं, बहुत रेस्पेक्टेड पर्सन है भगवान सिंह जी, वो इनको लेके मैडम के पास गए थे कि मैडम इनको टिकट देना है यहाँ से, जोधपुर से। उनका भाई शेखावत तो शेखावटी से आते हैं, सीकर से, इधर से, और यहाँ तो भाटी और दूसरे राठौड़ इस तरह के हैं। उनका नहीं मैडम मेरी गारंटी है, आप टिकट दीजिए। तो भगवान सिंह ने वादा निभाया, मैडम ने वादा निभाया और वो चुनाव जीत गए अपना जो है। एनी हाउ, राजनीति में समीकरण समय के साथ साथ बदलते रहते हैं। तो उस दिन क्या हुआ, मैडम ने स्टैंड ले लिया कि नहीं बनेंगे वो, और 6 वो फिर रुक गया अपॉइंटमेंट अचानक जो है। तो अदिति जब भी दिखती है लोगों को तो सब वही कहते हैं कि आपने नहीं बनने दिया। अरे तो पट्टी चल गई, हम क्या करें, अभी तो ऐसे ही ना, मतलब भाग्यवता व्यक्ति का जो है। तो 66 दिन तक वो चलता रहा हुआ पे, और वो सिटिंग चीफ मिनिस्टर थी, और मोदी और अमित शाह उस मोड में नहीं थे जो आज जिस अंदाज में हैं। आज तो आप कोई कह नहीं सकता ऐसा जो है, उस समय कह दिया, उन्होंने मान ली। तो 66 दिन बाद मदन लाल सैनी बन गया, वो शेखावत जी नहीं बने। हालांकि मैं समझता हूँ उनके पॉलिटिकल कैरियर के लिए अच्छा था, छोटा पद था। आज कहाँ है गजेंद्र सिंह शेखावत, ए पोटेंशियल चीफ मिनिस्टर, स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट आप देखिए जो है। उस समय तो कैंडिडेट थे और उनकी तमन्ना थी, बन जाते तो उनके मन में होता है हाँ ठीक है यार मज़ा आया एक्ट में जाए। अब नहीं बने तो नहीं बने, पर ही वॉज ए कैंडिडेट। सर अब क्योंकि राजस्थान में तो चुनाव होने हैं साल के अंत तक, कर्नाटक के लिए तारीखों का ऐलान हो चुका है। कर्नाटक के चुनाव के तो जो नतीजे आएंगे, क्या राजस्थान पर भी उसका असर आप पड़ते हुए देख सकते हैं? पड़ सकता है असर, 2 तरह से पड़ सकता है। एक तो पार्टी के मोराल पे, पहली बात तो ये है, गुजरात में जीते जैसे, नॉर्थ ईस्ट में जीते, ठीक है ना, हिमाचल में हार गए थे, उस हार का ज़्यादा एडवर्स इम्पैक्ट नहीं आया क्योंकि छोटा सा राज्य था, दूर था, किसी पकड़ में नहीं था, कोई 4 सीटें थी एमपीज़ की, उस तरह की जो है। तो एक तो मोराल पे फ़र्क पड़ता है। दूसरा ऐसा लोगों का मानना है कि वसुंधरा फैक्टर को फ़र्क पड़ सकता है, ऐसा लोगों का मानना है। और उनका कहना है कि अगर बाय द वे हार गए वहाँ, तो वहाँ हार का कारण होगा, अगर हारे तो हार का कारण होगा गुटबाजी पार्टी की, और एक से अधिक लोगों का अपने आप को मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करना, बेसिकली गुटबाजी। वो दोनों बीमारियाँ यहाँ भी हैं, यहाँ भी एक से अधिक उम्मीदवार हैं और गुटबाजी यहाँ पे है। तो अगर कर्नाटक में कोई दुर्घटना हुई इस तरह की, तो आलाकमान हो सोचेगा यार इनसे कब तक अपन करते रहेंगे इस तरह, यहाँ करो कुछ एडजस्टमेंट करो लोगों से, एडजस्टमेंट इस तरह का हो सकता है। और बाकी जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा है ना, कर्नाटक में अभी सर्वे आए हैं, एक सर्वे आया है ABP का, उसने कहा है कि 127 तक कांग्रेस ले जा सकती है और 80 पे बीजेपी, 40-47 सीट का फ़र्क है। अगर सचमुच ऐसा है फिर तो बात ही नहीं है कोई। लेकिन जी ने जो दिया है सर्वे, उसने कहा है कि 104 बीजेपी और 80 रिवर्स में कांग्रेस, ठीक है। ये तो है सर्वे, पर मेरा आकलन और मेरा अध्ययन स्थिति का ये है कि सरकार तो यही बनाएंगे अगर वास्तव में 127 और 80 नहीं हो गए तो। ये तो आज की बात है ना। नरेंद्र मोदी जब मैदान में उतरेंगे तो अकेले उतरते हैं ना मैदान में, 50 सभाएं कर डालेंगे वहाँ पे, और जहाँ जहाँ जाएंगे ना हालात को बदल देंगे। तो आप ये कह सकते हैं, आपका सवाल ये था कि राजस्थान पे प्रभाव पड़ेगा क्या क्या, ठीक है ना। तो राजस्थान पे प्रभाव साइकोलॉजिकली थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट में, फ्लेक्सिबिलिटी में पड़ सकता है, और कोई बेसिक ऐसा नहीं है। सर आपके अनुसार दिसंबर 2023 में क्या राजस्थान में होगी भाजपा सरकार की वापसी या फिर होगा गहलोत का कमबैक? देखिए, भाजपा सरकार की वापसी का तो है ना कि वो अपने कैंप कॉन्फिडेंट, उनके बारे में मैंने काफ़ी उनके क्लेम के बारे में आपको बता दिया है। और रही बात इसकी गहलोत की वापसी, तो गहलोत कैंप इस बार पूरे कॉन्फिडेंट है और ही इज़ टू बी टेकन वेरी सीरियसली, डोंट राइट हिम ऑफ। ये मैं बीजेपी वालों को कह रहा हूँ। अशोक गहलोत इस समय अगर इंडिविजुअल देखा जाए पॉपुलरिटी, इंडिविजुअल एज ए लीडर, तो वसुंधरा और उनके बीच में कांटे की टक्कर हो सकती है। लेकिन मेरा व्यक्तिगत मानना ये है कि आज अगर पोल हो इंडिविजुअल का दोनों में से,
वसुंधरा टॉलेस्ट लीडर है बीजेपी में, मोदी से तुलना कर नहीं सकते। देखिए आप, मोदी से तुलना करेंगे तो सामने वाले की जमानत जब्त होगी, कोई भी आदमी होगा, उसका कोई इशू नहीं है उसके अंदर। बात हो रही है बीजेपी का नॉमिनी और इनका नॉमिनी। तो आज वसुंधरा राजे को अगर 80 वोट मिलते हैं मान लीजिए, तो अशोक गहलोत को 81 वोट मिल रहे होंगे, बिकॉज उन्होंने पॉलिटिक्स को इतना मत लिया है उस पायलट क्राइसिस के दौरान, एक एक सीट को, एक एक गणित को, और जो घोषणाएं आ गई हैं सरकार की इतनी ज़बरदस्त जो हैं, आप देखिए क्या क्या घोषणाएं आ गई हैं। वो ओपीएस तो पहले चला, पेंशन स्कीम कर्मचारियों की, वो सब अपने आप को मॉर्गेज हैं, एक तरह से फील करते हैं कि हम साथ हैं इनके जो हैं। फिर आप देखिए चिरंजीवी योजना आ गई, फिर वो बिजली का आ गया छोड़ने का, फिर वो आपका 500 में गैस सिलेंडर आ गया आपका, दुनिया भर की महिलाओं के लिए रोडवेज की फ्री हो गई टिकट, न जाने क्या क्या आ गया। इतनी घोषणाएं कि याद करना मुश्किल है उनको। तो उन्होंने जो गुणा भाग करके देखा है इस घोषणा से कितने लाभार्थी हैं। कल उन्होंने लाभार्थी उत्सव कर लिया नरेंद्र मोदी के पैटर्न पे, जो है कहते हैं 2 लाख लोग जुड़े उसके अंदर से। अशोक गहलोत मीन्स नॉट सरकार कांग्रेस, मीन्स अशोक गहलोत एलोन, नॉट राहुल गांधी और सोनिया गांधी, एनीबडी दैट वे जो है। तो ये टक्कर है कांटे की जिसे कहना चाहिए। अब क्या है, केंद्र जो है वो हर तरह से इनकी हर उसको क्या कहना चाहिए, इसको ध्वस्त करने की कोशिश करेंगे। ये तो होता ही ना चुनाव के अंदर, हर आदमी करता है। तो आज की तारीख में बीजेपी वाले कॉन्फिडेंट है हमारी सरकार बनेगी, सबको शुभकामनाएं, ठीक है। बट एट द सेम टाइम अशोक गहलोत आल्सो हैज सम चांस और फेयर चांसेस टू कम बैक आल्सो, या हंग असेंबली हो जाएगी। 78 पे अशोक गहलोत खड़ा हो जाएगा, 82 पे आप खड़े हो जाएंगे, 82 पे वो हो जाएगा, आप हो जाएंगे। वो ठीक बात है, राजभवन है, सरकार किसकी बनेगी नहीं बनेगी, लेकिन अशोक गहलोत ये सीरियस चैलेंज जिसे कहते हैं इस समय जो है। बाकी समय के साथ साथ आइडिया होगा आगे जा करके जो है।